हेलो एंड वेलकम बैक। तो क्या हाल है मेरे दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को एक्टिविटी सीरीज। तो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम लोग हर चैप्टर के एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं और ऐसा हम लोग हर चैप्टर में करेंगे, हर चैप्टर की एक्टिविटीज़ देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्टिविटीज़ की, जो कि है चैप्टर 2 एनसीईआरटी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और ये कहूँ मैं आपको कि एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत ही सही लेकिन इम्पोर्टेंट ज़रूर होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस एक्टिविटीज से भी आ जाती है और हम लोग सारा कुछ पढ़ के गए होते हैं लेकिन एक्टिविटीज़ पढ़ते ही नहीं है। और फिर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो हम लोग कहते हैं कि पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमने तो पूरा पढ़ के आया है। तो इसीलिए एक्टिविटीज़ भी थोड़ी ज़रूरी हैं, इसीलिए मैं हर चैप्टर की एक्टिविटीज़ आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 2 के एक्टिविटीज़ को। तो इस वीडियो में हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो सके उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में टोटल 15 एक्टिविटीज़ है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं अपना एक्टिविटी नंबर 1। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो शुरू करते हैं एक्टिविटी नंबर 1 से। तो एक्टिविटी नंबर 1 में कहा जा रहा है, कलेक्ट द फ्लोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सभी को कलेक्ट करना है। उसके बाद में पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन ए वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विथ ए ड्रॉप ऑफ द इंडिकेटर शोन इन टेबल 2.1। तो यहाँ पे नीचे एक टेबल 2.1 दिया गया है, उसमें जो जो इंडिकेटर्स है उन सब से ये जो सॉल्यूशन दिए गए उन सबको टेस्ट करना है एक वॉच ग्लास पे रख के कि क्या चेंजिंग आता है इन इंडिकेटर्स में और क्या नहीं। वाट चेंज इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विथ रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोफिथलिन एंड मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशंस टेकन। तो यही वो इंडिकेटर्स है जिनसे इनको टेस्ट करना है। रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोफिथलिन, मिथाइल ऑरेंज, बस ये 4 हैं जो जिन पे हमको टेस्ट करके देखना है कि आखिर होता क्या है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा टेबल 2.1 है। तो इसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया है, टेबल बना दिया है जिसमें कि सारे सैंपल हैं और क्या होता है उन सब का किस सॉल्यूशन में डालने से ये भी दिखाया गया है। तो हमारा जो पहला सैंपल था वो था HCl। तो HCl को जब हम लोग रेड लिटमस सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा रेड लिटमस के कलर में, क्योंकि HCl एक एसिड है और एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, ना कि रेड लिटमस को ब्लू। तो इसीलिए इसमें नो चेंज। और फिर उसके बाद में ब्लू लिटमस को ये रेड कर देगा और फिनोफेथलिन सॉल्यूशन जो होता है वो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता है, इसलिए वो अपना कलरलेस ही रहेगा, इसलिए इसमें भी नो चेंज। और मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड के वजह से रेड हो जाता है, इसीलिए इसमें कलर चेंज होगा और रेड हो जाएगा। अब सेम टू सेम जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 1 से लेके सैंपल नंबर 2, 3, 4 ये चारों जो है वो एसिड है और एसिड है तो फिर सेम कैरेक्टर शो करेंगे। तो ये जो रेड लिटमस है इसमें इन सभी में नो चेंज आया है और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को ये रेड कर देते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है। और फिर फेथलिन सॉल्यूशन में ये चारों कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, वो कलरलेस ही रहेगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज को ये लोग रेड कर देंगे। अब अगला जो हमारा 5वां से लेके 9वां तक जो सैंपल है वो सभी बेस है। आप लोग देख सकते हो OH 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 OH, यानी कि ये बेस है। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है और ब्लू लिटमस में ये लोग नो चेंज करेंगे, क्योंकि ब्लू तो पहले से है ही, तो वो लोग कुछ और चेंज कर ही नहीं सकते हैं। और फिनोफेथलिन बेस डालते ही पिंक कलर का हो जाता है, इसलिए इसमें चेंज होगा और वो पिंक कलर का हो जाएगा। और जो मिथाइल ऑरेंज है वो एसिड में तो रेड कलर देता है, लेकिन बेस में हमारा येलो कलर देता है। तो ये सब भी सेम बेस है, ये सभी भी यही चीज़ करेंगे। तो ये होता है हमारा एक्टिविटी 2.1 ख़त्म। तो चलते हैं अगले एक्टिविटी पे, जो कि है हमारा एक्टिविटी 2.2। ये भी काफ़ी लंबा एक्टिविटी है। टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियंस इन ए प्लास्टिक बैग along with some strips of clean cloth। एक साफ कपड़ा लेना है और कुछ प्याज के टुकड़े लेने हैं काटे हुए। टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवर नाइट इन द फ्रीज
द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पे हमको जो ओनियन को कपड़ा में अच्छे से बांध देना है और उसको फ्रीज में रख देना है एक दिन, एक पूरे रात के लिए। और उसके बाद में वो जो क्लोथ है यानी कि वो जो कपड़े जिसमें वो बांधा गया था प्याज को, अब वो एक ऐसे कपड़े बन गए हैं जिस पर अच्छे से प्याज का टेस्ट या फिर आप कहो कि प्याज का स्मेल आ चुका है। अब उनको यूज किया जा सकता है क्या चीज़ के लिए, तो अभी हम आगे देखते हैं। टेक 2 ऑफ दिस क्लोथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। अब इनके जो कपड़े हैं उनको लेना है और उसके ऑर्डर यानी कि स्मेल को चेक करना है। तो सिंपल सा बात है, ओनियन पीस थे उसमें तो वो ओनियन के ही स्मेल देंगे। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट। तो अब उनको अच्छे से साफ़ करके और उस पर कुछ ड्रॉप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन डालना है। और उसके बाद एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन ऑन द अदर। दो कपड़े हम लोग लिए हैं तो एक पे डालना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन और दूसरे पे डालना है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस का सोल्यूशन। रिंस बोथ क्लॉथ्स विथ वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। अब उन दोनों को पानी से धो देना है और फिर से उसका ऑर्डर यानी कि स्मेल चेक करना है और अपने ऑब्जर्वेशंस को देखना है, लिखना है, नोट करना है। नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। अब वेनिला एसेंस यानी कि वेनिला का कुछ एक्सट्रैक्ट कुछ पार्ट होता है उसको निकाल लीजिए, और क्लोव ऑयल यानी कि जो होता है वो घर में बनाने में भी, खाना बनाने में यूज होता है क्लोव ऑयल, तो वो आप लोग को इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उनको लीजिए और उनके ऑर्डर यानी स्मेल को जज कीजिए कि कैसा स्मेल आ रहा है। टेक सम डाइल्यूट HCl सोल्यूशन इन वन टेस्ट एंड डाइल्यूट NaOH इन अनदर। तो एक में क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है हाइड्रोक्लोरिक का सोल्यूशन और दूसरे में ले लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, और दोनों डाइल्यूटेड होने चाहिए। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट वनीला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब्स एंड शेक वेल। और अब वनीला एसेंस का जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट वनीला का निकाला है उसको दोनों टेस्ट ट्यूब में रख देना है और अच्छे से टेस्ट ट्यूब को हिला देना है। चेक द ऑर्डर वंस अगेन एंड रिकॉर्ड चेंजेस इन ऑर्डर इफ़ एनी। अगर कोई भी स्मेल में चेंजिंग आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड करिए यानी कि नोट करिए। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर ऑफ क्लोव ऑयल विथ डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशंस एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो यही चीज़ हमको रिपीट करना है जो हमने वनीला के साथ किया, वही चीज़ अब हमको करना है क्लोव ऑयल के साथ। दोनों को अलग अलग टेस्ट ट्यूब में NaOH और HCl को रखना है और उसमें क्लोव ऑयल को डालना है और क्या चेंजिंग हो रहा है वो ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस मैंने आप लोग के लिए लिख के रखे हैं। तो क्लोथ स्ट्रिप्स यानी कि वो जो कपड़े थे जिनमें ऑर्डर था ओनियन का, जब उनको डाइल्यूट HCl उनमें रखा जाएगा तो फिर वो ऑर्डर वैसा ही रहेगा, ऑर्डर रिमेन सेम यानी कि ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वैसा ही स्मेल आता रहेगा। लेकिन जब डाइल्यूट NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को उस पर रखा जाएगा तो ऑर्डर क्या होगा, यानी कि ऑर्डर यानी कि जो उसका स्मेल है वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, यानी कि हम लोग नहीं पहचान पाएंगे, उसका जो स्पेशल जो उसका स्मेल था वो गायब हो जाएगा। और वनीला के साथ भी यही होगा, जब डाइल्यूट HCl उसमें रखा जाएगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन अगर NaOH है वो तो फिर उसका स्मेल को भी गायब कर देगा, यानी कि वनीला का जो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसका जो आप लोग का एक खास स्मेल होता है वो गायब हो जाएगा। और यही चीज़ होता है क्लोव ऑयल के साथ भी कि ये भी जब HCl को रखा जाएगा तो इसका ऑर्डर यानी कि स्मेल सेम रहेगा, लेकिन जब NaOH को यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को उस पर रखा जाएगा तो उसका ऑर्डर यानी कि उसका स्मेल नहीं डिटेक्ट किया जा सकता, यानी कि उसका स्मेल गायब हो जाएगा। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये लोग भी इंडिकेटर्स ही, ये लोग भी बताते हैं कि कौन सा चीज़ एसिड है और बेस है, लेकिन यही है कि ये लोग अपना कलर चेंज करने के बजाय अपना स्मेल चेंज कर देते हैं, इसीलिए इनको ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहा जाता है। ये मैंने चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो चलते हैं अपने अगले एक्टिविटी पे, एक्टिविटी 2.3। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, यानी कि इस एक्टिविटी में कुछ खतरा है इसलिए टीचर के प्रेजेंस में ही इस एक्टिविटी को करना है। सेट द अपरेटस एज शोन इन फिगर 2.1। यहाँ पे फिगर 2.1 है, इसके हिसाब से अपना अपरेटस सेट कर लेना है और उसके बाद में क्या करना है वो देखते हैं। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब एंड ऐड ए फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स टू इट। ये एक्टिविटी पहले भी हो चुकी है कितनी बार, और इसको भी इस बार करना है। क्या है कि जिंक ग्रेनुअल्स को लेना है और उनको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है, जिस टेस्ट ट्यूब में हम लोग को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी लेना है
व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। अब जिंक ग्रेन्यूल्स को उसमें डालने के बाद, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक वाले टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद क्या चीज़ हो रहा है जिंक के उन टुकड़ों के साथ जो हमने उसमें डाला है, इसको ऑब्जर्व करना है। पास द गैस बिंग इवोल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। और जो गैस इस रिएक्शन में निकल जा रहा है उसको डिलीवरी ट्यूब की मदद से एक सोप सॉल्यूशन लिया गया है, उसमें पास करना है। वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। अब सिंपल सा है, गैस है भाई, अब पानी है, बबल सॉल्यूशन तो पानी ही ना, तो उसमें जब जाएगा कोई भी चीज़, कोई भी गैस, तो सिंपल सा है, बबल्स तो बनेंगे ही। टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फील्ड बबल। और वो जो बबल है उस जहाँ पे बन रहा है उसके ऊपर ही जस्ट बगल में एक जलता हुआ कैंडल ले लेना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने उसको बताना है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ सम मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड CH3COOH, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और इथानोइक एसिड, तीनों के साथ ये रिएक्शन करना है, ये एक्टिविटी करना है। और जो भी ऑब्जर्वेशंस है उनको मतलब बताना है कि सेम ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं एक्टिविटी करने के बाद इन सब के साथ या फिर डिफरेंट। तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो ये हमारा सेटअप है, देख सकते हो यहाँ पे जिंक ग्रेनुअल्स के साथ क्या हो रहा है, इसमें से बबल्स निकल रहा है और ये बबल्स क्या चीज़ का है, तो हाइड्रोजन गैस का है। और ये डिलीवरी ट्यूब की मदद से सोप सोल्यूशन में गया और यही बबल्स निकल रहे हैं बाहर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा हल्का होता है, इसीलिए इन बबल्स में हाइड्रोजन गैस भरे हुए, इसलिए ये हवा मतलब हवा से भी हल्का होता है, इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर बर्निंग कैंडल है जो कि पॉप साउंड के साथ यहाँ पे बुझ जाएगा पॉप साउंड के बाद, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी जलता है तो वो पॉप साउंड रिलीज़ करता है, तो इसी से हम लोग को पता चल जाता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। तो अभी इसका इक्वेशन भी मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है। ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा ईजी, इसको हम लोग पहले भी ट्राई कर चुके चैप्टर 1 में, बस इसमें नया ये है कि सोप सोल्यूशन में और बर्निंग कैंडल के पास लेके जाना है। तो इसका जो ये यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो इस प्रकार है। जिंक क्रिएट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हमको मिल रहा है यहाँ पे जिंक सल्फेट। ये जो सोल्यूशन है अब है, ये जो हमारा अब सोल्यूशन है रिएक्शन के बाद, ये हमारा जिंक सल्फेट का सोल्यूशन हो गया और जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन गैस अलग हो चुका है। और ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये कहने की बात नहीं, आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हो। और ये जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तब अब बारी आती है, हम लोग कहा गया था कि HCl के साथ भी रिएक्ट कराने के लिए। तो जब जिंक को HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाएगा तो हमको मिलेगा जिंक क्लोराइड और H2 यानी हाइड्रोजन गैस। और ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इसको आप लोग बैलेंस करने वाले हो और आप लोग कर सकते हो। तो ये जिंक था हमारा और ये HCl सॉल्यूशन यानी हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन, और हमको प्रोडक्ट में मिलता है जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। और सेम रिएक्शन हमको कराना था जिंक का HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराने पे ये हमको प्रोडक्ट में मिल रहा है जिंक नाइट्रेट, और यहाँ पे मिल रहा है 5H2 यानी कि वाटर और N2 यानी कि नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि N2O, ये हमको मिल रहा है जब हम लोग जिंक को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तब। और उसके बाद में आगे हम लोग को रिएक्शन कराना था जिंक का इथानोइक एसिड के साथ, यानी कि जिंक और ये रहा हमारा इथानोइक एसिड, और हमको प्रोडक्ट में मिल रहा है जिंक इथानोएट। इस जो ये वाला जो पार्ट है CH3COO, इसको जिंक के साथ पढ़ेंगे जिंक इथानोएट। और ये हमारा है H2 अलग हो गया है यहाँ से हाइड्रोजन गैस। और ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा लग रहा था इक्वेशन, इसलिए मैंने इसको आप सबके लिए बैलेंस कर दिया है। और जिसको बैलेंस नहीं किया है उसको आप लोग खुद से बैलेंस कर सकते हो। तो यहीं पे हो जाता है समाप्त। और ये चीज़ हमको लास्ट में बोल रहा था कि लास्ट में सारे अपने ऑब्जर्वेशंस को बताइए कि सारे जो रिएक्शन करवाएं हैं जिंक का ये सभी डिफरेंट एसिड के साथ तो क्या सेम है। तो इसमें कुछ भी सेम हो चाहे ना हो, लेकिन ये चीज़ सेम है कि एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है जिंक के साथ। वो सॉल्ट जो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ था उसके साथ वो बना ले रहा है जिंक के साथ अपना एक सॉल्ट। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो CH3COO, उसके बाद में ये H हाइड्रोजन के साथ था ये वाला पार्ट, तो ये जिंक के साथ सॉल्ट बना ले रहा है। और हाइड्रोजन सभी में अलग हो जा रहा है, चाहे वो नाइट्रिक एसिड के साथ हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो या फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हाइड्रोजन सब में अलग हो जा रहा है रिएक्शन होने के बाद। तो ऑब्जर्वेशन सेम है क्योंकि हाइड्रोजन गैस सभी में निकल ही रहा है और एक जिंक का सॉल्ट बन रहा है, और सॉल्ट अलग अलग है।
ये बात है लेकिन। और अपना एक्टिविटी 2.4 इस प्रकार है, प्लेस ए फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन ए टेस्ट ट्यूब। वही काम करना है, फिर से एक टेस्ट ट्यूब में जिंक मेटल को ही रखना है। ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेना है और उसको वार्म यानी कि गर्म कर देना है। और रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद में वही चीज़ करना है, रिपीट द एक्टिविटी, यानी कि जो अपरेटस जो हम लोगों ने लगाया था वैसा ही अपरेटस लगाना है, ये वाला अपरेटस। बस इसमें क्या करना है कि सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे अब हमको लेना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन और उसमें डाल देना है जिंक मेटल के टुकड़े को, और फिर यही सेटअप लगाना है और चेक करना है कि कुछ गैस बन रहा है या नहीं। तो मैं आप लोग को बता दूं कि इस रिएक्शन में भी गैस बनेगा और वो भी हाइड्रोजन गैस ही बनेगा। कैसे और क्यों ये हम लोग देखते हैं, इसके इक्वेशन से समझते हैं। इसका इक्वेशन भी मैंने लिख के रखा है, ये रहा इक्वेशन, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये जिंक मेटल। और हमको प्रोडक्ट में जब इसको गर्म किया जाए उसके बाद प्रोडक्ट में हम लोग को मिलेगा Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट, जो कि सोडियम का सॉल्ट है जिंक के साथ, और H2 यानी कि हाइड्रोजन इसमें भी रिलीज हो ही रहा है, यानी कि इसमें भी अगर बर्निंग कैंडल बबल्स के पास लेके जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ वो बर्निंग कैंडल बुझ जाएगा। तो ये भी सेम एक्टिविटी 2.3 की जगह है, बस NaOH है। और ये दोनों 2.3 और 2.4 से हमको ये बताया जा रहा था बुक में कि जो एसिड और बेस है अगर ये किसी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ये चीज़ हम लोग को बताया जा रहा था। और ये मैं आपको बता दूं कि ये बात नहीं है कि सारे मेटल बेसेस के साथ रिएक्ट ही करते हैं। बेसिकली जिंक और एल्यूमिनियम ही दो ऐसे मेटल मेरे ध्यान में है जो रिएक्ट करते हैं किसी भी पावरफुल बेसेस। अगर वो बेस स्ट्रांग नहीं है तो उससे तो रिएक्ट करने का सवाल ही नहीं होता है। तो फिर पावरफुल बेस के साथ यानी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है जिंक और एल्यूमिनियम मेटल, अपना सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है। बाकी सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो चलते हैं अपना एक्टिविटी 2.5 पे। ये एक्टिविटी थोड़ा सा शॉर्ट है, जल्दी हो जाएगा। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ए और बी उसका नाम लिख देना है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेना है टेस्ट ट्यूब ए में, एंड 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का 0.5 ग्राम लेना है। अब क्या करना है, ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ। अब दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 ml डाइल्यूट HCl का डाल देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया हमने, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज शोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो जो गैस निकलेगा इस दोनों रिएक्शन में टेस्ट ट्यूब से, दोनों टेस्ट ट्यूब से, उस दोनों को पास कराना है लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में और अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। तो देख लीजिए, ये रहा हमारा सेटअप। और इसमें क्या करना है कि सोडियम कार्बोनेट लेना है। इस फिगर में सोडियम कार्बोनेट लिया गया है और ये टेस्ट ट्यूब ए है, और ऐसा ही रिएक्शन टेस्ट ट्यूब बी के भी साथ करना है और उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें एक गैस प्रोड्यूसर है, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिखाया भी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये गैस जब यहाँ से होते हुए डिलीवरी ट्यूब से होते हुए इस टेस्ट ट्यूब में जाएगा, जिस टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, तो इस टेस्ट ट्यूब का कलर ना मिल्की वाइट कर देगा, यानी कि एकदम मिल्की, एकदम दूध की तरह उजला हो जाएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिल के बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट वाटर में इंसोल्यूबल होता है कैल्शियम कार्बोनेट, इसीलिए वो एकदम मिल्की वाइट कर देगा पूरे सोल्यूशन को। और इसका रिएक्शन भी मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। जब सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाया जाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट में हमको मिलेगा सोडियम क्लोराइड यानी कि एक सॉल्ट, और उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। ठीक है, और यही चीज़ जब हम लोग करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि टेस्ट ट्यूब बी में जब हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, तो फिर टेस्ट ट्यूब बी में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो हमको प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। यानी कि आप लोग देख सकते हो दोनों में प्रोडक्ट सेम ही है, लेकिन यही है कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलेगा। बाकी प्रोडक्ट सेम ही है, एक सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रहा है और वाटर भी फॉर्म हो रहा है।
तो ये रहा ये दोनों रिएक्शन। और फिर ऐसा क्यों हो रहा था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाले सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो ये हो गया। तो यहाँ पे इसके लिए भी रिएक्शन है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर का सॉल्यूशन था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया तो हमको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट पीपीटी है। और इसी कारण से जो लाइम वाटर को ये मिल्की बना देता है। और इसमें भी वाटर उसके साथ है ही, ऑब्वियसली वाटर है। और उसके अंदर जो ये इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट था जिसकी वजह से ये मिल्की वाइट कर दे रहा था पूरे टेस्ट ट्यूब का। तो अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये पांचों एक्टिविटी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ईजी सी एक्टिविटी है, ज़्यादा कुछ इनमें दिमाग लगाना नहीं है, तो ईजी से आप लोग भी समझ सकते हो। और आई होप कि आप लोगों को अभी तक ये सारे एक्टिविटी, ये पांचों एक्टिविटी समझ में आए होंगे। तो अब एंड करते हैं इस वीडियो का, और आप लोगों से मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। इसके जो बचे हुए एक्टिविटी हैं उनको करेंगे हम लोग, यानी कि एक्टिविटी 2.6 से। और तब तक के लिए गुड बाय। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आप लोग ये सब नहीं करोगे तो हम लोग को अंदर से मोटिवेशन कैसे आएगा कि हम लोग हाँ इतने टाइम से ये वीडियोस बना रहे हैं और कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो आप लोग ही सोचो, अगर आप लोग भी मेहनत करते हो और अगर रिजल्ट नहीं कुछ मिलता है तो आप लोगों को कितना बुरा लगता है। वैसे उतना ही बुरा हम लोग को भी लगता है जब हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे होते हैं आप लोगों के लिए और दूसरी तरफ से हमको कोई रिजल्ट ही नहीं मिलता रहता है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और ऐसे ही अच्छी अच्छी एक्टिविटी सीरीज़ के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे।